चलिए हाय गाइस। तो आज आप सबको हम 10th का निर्देशांक ज्यामिति चालू करेंगे। और निर्देशांक ज्यामिति का सबसे पहले हम सब परिचय जान लें कि निर्देशांक ज्यामिति कहाँ से उत्पत्ति, मतलब इसकी कहाँ से उत्पत्ति और कैसे हुई। तो जर्मन के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था मेना इचमस। ठीक, मेना इचमस ने सबसे पहले इन्होंने कहा भाई कि यदि आपको निर्देशांक पढ़ना है या निर्देशांक के बारे में जानकारी लेना है तो निर्देशांक के लिए कम से कम 2 बिंदुओं का होना आवश्यक है। ठीक, मेना इचमस ने कहा कि किसी भी चीज की अगर आपको निर्देशांक ज्ञात करनी है तो उसमें 2 बिंदु का होना आवश्यक है। जैसे आप अपने घर पे हैं और घर से अगर आपको स्कूल जाना है तो जैसे घर आपका एक बिंदु हो गया और स्कूल आपका दूसरा बिंदु हो गया। अब इन दोनों का अगर आपको निर्देशांक ज्ञात करना है तो ये किसी न किसी अक्ष पर होगा और ये भी किसी न किसी अक्ष पर होगा। मान लीजिए ये आपका x अक्ष पर और ये आपका y अक्ष पर है। अगर इन दोनों लोगों को आपस में मिला लिया जाए तो ये आपका हो जाएगा x, y। ठीक, और ये अगर x, y हो जाएगा तो यहाँ देखिए ये आपके 2 बिंदु हो गए और इन्हीं दोनों बिंदुओं को हम सब निर्देशांक कहते हैं। ठीक, निर्देशांक शब्द की जो प्रयोग करने वाले थे वो मेना इचमस थे। ठीक, इन्हीं के एक मित्र थे जिनका नाम था उमर ख्वाइस। ठीक, तो उमर ख्वाइस ने क्या कहा भाई कि अगर आपको किसी भी मतलब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की अगर निर्देशांक ज्ञात करनी है तो उसमें दिशा का भी होना आवश्यक है। जैसे आप अपने घर से निकले और आपसे कोई व्यक्ति पूछ ले कि भैया बताइए आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे? स्कूल। तो अब अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल आपकी किस दिशा में है, तो आप बताएंगे भाई पूर्व दिशा में है। ठीक, अगर आपका स्कूल पूर्व दिशा में है तो घर से कितनी दूरी पर है, तो मान लीजिए भाई घर से वो आपका m किलोमीटर दूरी पर है। ठीक, m किलोमीटर या x किलोमीटर या कुछ भी किलोमीटर दूरी पर है। तो अब मान लीजिए भाई यहाँ पे उमर ख्वाइस ने क्या कहा कि चलिए भाई निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 बिंदु का होना तो आवश्यक है, उसके साथ साथ इसमें दिशा का भी होना आवश्यक है। उसके बाद में इन दोनों ने क्या किया भाई, इसके बारे में सोचना चालू कर दिया। सोचने के बाद इन्होंने क्या कहा भाई कि जो आपके मतलब इन्हीं सबके साथ कोई एक अन्य व्यक्ति थे जिनका नाम था रेने डिस्क्रेट ने क्या कहा भाई कि अगर ये आपका कोई निर्देशांक है तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, सबसे पहले जिस मतलब ये भाई किसी दीवार या कहीं पे खड़े होने, मतलब ये जो आपके रेने डिस्क्रेट थे ये कहीं पे खड़े हुए तो दीवार पे उन्होंने देखा कि एक छिपकली ऐसे बैठी थी या कोई बिंदु था, मान लीजिए हम सब मान लेते हैं कि वो एक बिंदु था। उन्होंने एक छिपकली देखा तो छिपकली देखने के बाद वो उस दीवार की कोण से, जहां पे दीवार की कोण थी, जैसे ये आपकी दीवार है और ये आपकी नींव है। ठीक, उन्होंने क्या किया भाई, रेने डिस्क्रेट ने जब इस छिपकली को यहाँ पे देखे तो इन्होंने सोचना चालू किया कि इस छिपकली का अगर हमें निर्देशांक निकालना हो तो हम क्या करेंगे। ठीक, तो जब इस छिपकली के या इस बिंदु का निर्देशांक निकालना हुआ तो इन्होंने सोचा कि ये तो भाई आपका x अक्ष है या मान लीजिए आपका y अक्ष है और ये आपका क्या भाई ये x अक्ष है। अगर ये आपका y अक्ष और ये आपका x अक्ष है तो इन्होंने एक पटरी का प्रयोग किया। पटरी का क्या किया प्रयोग भाई, ऐसे। अब जिस पटरी का उन्होंने प्रयोग किया उसमें एक भाई मूल बिंदु मान लिया, ये मान लीजिए कि ये इनकी मूल बिंदु थी, अर्थात जो बीच का सेंटर था वो ये था। ठीक, इन्होंने क्या किया भाई
कि दाएं तरफ को प्लस प्लस दिखा दिए इन्होंने पहले। तो यहाँ पे जो ये निर्देशांक शब्द का जब उन्होंने प्रयोग किया तो एक चीज और उन्होंने क्या किया, कहा भाई ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। क्योंकि अक्ष के बारे में इन्होंने बस से कहा कि आपके अक्ष है और ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया। उसके बाद में जब इसका इन्होंने निर्देशांक ज्ञात किया, जैसे ये इन्होंने ऐसे भाई किया, तो इनके जो एक दूसरे मित्र थे उन्होंने क्या कहा भाई, जैसे इन्होंने क्या किया, मतलब ये क्या किया भाई, इस चीज को ऐसे इन्होंने मिला दिया। ये अब ये क्या किया भाई, इसको गिन लिए कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। इन्होंने इधर भी गिनना चालू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा भाई कि पहले हम x अक्ष को लिखेंगे, उसके बाद में y अक्ष को लिखेंगे। तो इन्होंने पहले x अक्ष पे लिखा तो x अक्ष पे 5 चले और y अक्ष पे इन्होंने कितना चला भाई 8। ठीक, यानी कि x अक्ष पे उनके जो कुल कॉलमों की संख्या थी वो 5 थी और y अक्ष पे जो कॉलमों की संख्या थी वो 8 थी। तो जब उन्होंने x अक्ष और y अक्ष को लिखा तो उसके बाद में ये कहे कि इस छिपकली की जो निर्देशांक है वो 5,8 हमने ऐसा मान लिया। उन्होंने कितना निकाला नहीं जानकारी है। फिर इसके बाद में इन्हीं के एक मित्र थे जिनका नाम था पेरेडिफरमेट। पेरेडिफरमेट ने क्या कहा भाई कि अगर ये निर्देशांक और ये x अक्ष और ये y अक्ष है तो x अक्ष को हम सब भुज कहेंगे, भुज, और y अक्ष को हम सब कोट कहेंगे। यानी कि पेरेडिफरमेट ने इस निर्देशांक का 2 नाम दिए जिसमें x अक्ष को उन्होंने भुज का और y अक्ष पे जो भी निर्देशांक होगा उसको कोट का। मतलब x अक्ष पर जो होगा उसे हम सब भुज कहेंगे, x अक्ष के मान को भुज और y अक्ष के मान को कोट। ठीक, ये पेरेडिफरमेट ने कहा। फिर पेरेडिफरमेट ने क्या किया भाई, जब इन्होंने इस दोनों चीजों को ये मिलाए तो ये क्या किया भाई, जो मतलब रेने डिस्क्रेट थे इन्हीं के एक मतलब इन्हीं सबके साथ में पढ़ने वाले एक दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था रेनी देकार्ते। ठीक, इन्होंने क्या कहा भाई कि अगर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए और इसको दाईं तरफ थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे देखिए भाई इसमें कुल 4 फलक हो जा रहे हैं। ठीक, अगर इसमें 4 फलक हो जा रहे हैं तो क्या किया जाए, इनके कुछ नाम कर दिए जाए। तो ये क्या किए, इसका नाम इन्होंने, जैसे ये जो आपके पेरेडिफरमेट थे इन्होंने पहले इसका नाम रखा था पाद। ठीक, फिर बाद में इस पाद शब्द को काट के देव मतलब ये रैनी देवकार्ते ने इसका नाम रख दिया चतुर्थांश। ठीक, इन्होंने क्या नाम इसका रख दिया भाई, चतुर्थांश। जब इन्होंने इसका नाम चतुर्थांश रख दिया तो ये हुआ कि अब इसमें क्या किया जाए। तो पेरेडिफरमेट ने क्या कहा भाई कि अगर ये आपके चतुर्थांश है तो इसमें कैसे निर्धारित करेंगे, हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इन्होंने क्या किया भाई, एक पटरी का प्रयोग किया। पेरेडिफरमेट ने एक पटरी का प्रयोग किया और उस पटरी में उन्होंने क्या किया भाई, एक मूल बिंदु माना जिसको उन्होंने O मान लिया या 0 मान लिया। फिर उन्होंने जो दाईं तरफ थी, ये आपकी दाईं तरफ थी
और ये आपकी बाईं तरफ थी। तो दाएं तरफ को उन्होंने क्या मान लिया भाई, धनात्मक मान लिया, और बाईं तरफ को उन्होंने ऋणात्मक माना। अब इस पटरी को उन्होंने पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, तो ये घुमाने के बाद ऐसे हो गया भाई। तो इन्होंने देखा कि ये जो प्लस थी अब ये ऊपर चला गया, ठीक, और माइनस जो था वो अब नीचे आ गया, तो ये आपका माइनस हो गया। यानी कि ये जो दाईं तरफ लिखा है ये ऊपर चला गया, और जो ये बाईं तरफ लिखा है ये नीचे आ गया भाई, ठीक। तो देवकार्ते ने क्या कहा भाई, जो ये रैने देवकार्ते ने कहा, देखिए ये जो आपका ये मूल बिंदु थी जिसको हमने जीरो माना था, पहले मूल बिंदु नहीं थी, केवल अक्ष के कटान बिंदु इसे कहते थे। तो इन्होंने कहा अगर भाई इसमें हमने पहले शुरू में जीरो माना था, जब इसके क्रम को पलटे तो फिर हमको जीरो मिला, तो इसका कुछ नाम दे दिया जाए। तो इन्होंने देवकार्ते ने इसका नाम दे दिया भाई मूल बिंदु, ठीक, और मूल बिंदु का जो निर्देशांक दिए वो 0,0 दिए, ठीक। तो ये आपका हो गया भाई। उसके बाद में चतुर्थांश में इन्होंने क्या कहा भाई, तो डिफॉर्मेट ने एक चीज इन्होंने कहा भाई कि जो आपका मतलब दाईं तरफ और ऊपर होगा, यानी कि उन्होंने नोट पॉइंट में एक चीज बोला, नोट पॉइंट में कि चतुर्थांश में जो दाईं तरफ और ऊपर होगा, यानी कि ऊपर तथा दाईं तरफ, ऊपर तथा दाईं तरफ का मान वो धनात्मक होगा, नीचे तथा बाईं तरफ का जो मान होगा वो ऋणात्मक होगा, ठीक। इन्होंने इस पटरी के सिद्धांत पे से प्रतिपादित किए। उसके बाद में जब ये देखा गया कि इसमें पटरी प्रकार और कोऑर्डिनेट मतलब ये निर्देशांकों का प्रयोग किया जा रहा है, तो निर्देशांक और जिस पटरी प्रकार का प्रयोग किया गया था उससे मिला इन्हें ज्यामिति। तो ये पैरेडिफर और रेने मतलब डिस्क्रेट दोनों लोगों ने मिलकर इसका एक नाम दिया, जो नाम था भाई निर्देशांक ज्यामिति, ठीक। तो यानी कि निर्देशांक ज्यामिति की जो सबसे अधिक श्रेय जाती है वो रेने, डिस्क्रेट और पैरेडिफर में। तो इन दोनों ने खोज की। अब निर्देशांक में दो बिंदुओं के बीच की दूरी और मूल बिंदु के बारे में तो देवकार्ते ने दिया, लेकिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र दिए वो पैरेडिफर ने दिया, और वो अभी हम आपको ज्ञात करके दिखा रहे हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए भाई, तो अब हम सब सूत्र का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या हुआ भाई, जब पैरेडिफर ने मतलब दो बिंदुओं के बीच के सूत्र का निकालने की कोशिश की तो उन्हें देखिए ये एक दूसरे कोऑर्डिनेट यानी कि आपका 0,0 होगा क्योंकि मूल बिंदु है, ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। तो ऊपर और दाईं तरफ जो होगा वो धनात्मक और बाईं तरफ और जो नीचे होगा वो ऋणात्मक। अब ये आपका प्लस है, ये भी आपका प्लस, तो पहले x अक्ष को यानी कि प्लस x, y इसका निर्देशांक होगा, तो x, अगर y इसका निर्देशांक होगा तो x अक्ष पे धन दिश हो जाएगा, y अक्ष पे भी क्या होगा भाई प्लस, यानी कि जो आपका प्रथम चतुर्थांश होगा वो प्लस प्लस होगा। उसके बाद में आपका आ गया भाई द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका प्रथम चतुर्थांश है और ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है, ठीक। अब देखिए भाई पहले हम x अक्ष को लिखेंगे यानी कि यहाँ पे x अक्ष पे क्या है माइनस, फिर उसके बाद में y अक्ष पे क्या है प्लस, यानी कि माइनस कॉमा क्या हो जाएगा प्लस, और ये पहले क्या लिखेंगे भाई x अक्ष फिर y अक्ष
और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, निर्देशांक। ठीक, अब हम तृतीय पे आ जाएंगे भाई, तृतीय चतुर्थांश। तो तृतीय चतुर्थांश में पहले हम एक्स अक्ष को लिखते हैं, फिर वाई अक्ष को। तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया। ये एक्स अक्ष में क्या है भाई, माइनस है, वाई अक्ष में क्या है भाई, माइनस है। यानी कि जो आपका तृतीय चतुर्थांश होगा उसमें जो भी निर्देशांक मिलेगा वो आपका माइनस और माइनस मिलेगा। अब चतुर्थ चतुर्थांश में पहुंचते हैं भाई। तो यहाँ पे चौथे चतुर्थांश में यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा भाई, यहाँ पे पहले एक्स अक्ष यानी कि एक्स कॉमा वाई, ये एक्स अक्ष पे क्या है भाई, प्लस है, वाई अक्ष पे क्या है भाई, माइनस है। यानी कि इसमें आपको मिलेगा प्लस और माइनस। अब देखिए भाई ये प्रथम चतुर्थांश। अब गिनती अगर लिखा जाए तो 1 2 3 और 4, यानी कि विषम में सम चिन्ह, विषम में सम चिन्ह है। इसमें प्लस प्लस और इसमें माइनस माइनस, मतलब समान चिन्ह है। ठीक, उसके बाद में सम में विषम चिन्ह, सम में विषम चिन्ह। ठीक, यह आप एक चीज कर लीजिएगा भाई कि आपको जो विषम अंक है या विषम जो चतुर्थांश है उनमें मतलब समान चिन्ह मिलते हैं, जिसमें एक में प्लस प्लस होते हैं और दूसरे में माइनस माइनस। लेकिन इसमें देखिए भाई जो आपके सम चतुर्थांश यानी कि दूसरा और चौथा जो आपका है उसमें देखिए विपरीत चिन्ह मिलते हैं, एक में माइनस प्लस है तो दूसरे में प्लस और माइनस है। ये हो गया भाई। अब इसके बाद सूत्र देखिए, अब इसको मिटा रहे भाई। चलिए भाई अब हम सब सूत्र का निर्माण करें। इसमें क्या होगा भाई, जैसे आपको मान लीजिए कि प्रथम चतुर्थांश में एक यहाँ पे प्लस दे दिया और सॉरी एक बिंदु यहाँ पे दे दिया और एक बिंदु यहाँ पे दे दिया। अब इस बिंदु को अगर मान लीजिए ये आपका बिंदु ए हो जाए और ये आपका बिंदु बी हो जाए और इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, ठीक, तो आप क्या कीजिएगा भाई, सबसे पहले आप देखिए अगर इसको हम यहाँ पे ऐसे मिला दें और इसको हम यहाँ पे ऐसे मिला दें, ठीक, इन दोनों लोगों को अगर भाई ऐसे मिला दिया जाए तो आप स्वयं सोचिए भाई ये आपका मूल बिंदु है तो इस मूल बिंदु से यहां तक के बीच की कुछ दूरी होगी। मान लीजिए ये आपका भाई बिंदु P है और ये आपका बिंदु O है, तो O से जो P के बीच की दूरी हो गई उसको हम क्या मान लिए भाई, x1 मान लिए। अब ये मान लीजिए भाई ये आपका बिंदु Q है, तो O से जो Q की दूरी होगी वो क्या हो जाएगी भाई, x2 हो जाएगी। अब आप देखिए भाई ये y अक्ष की तरफ जा रही है तो x अक्ष की तरफ जा रहे थे, तो हमने x1 और x2 मान लिया। ये y अक्ष की तरफ जा रहे भाई, तो ये आपके बिंदु A से बिंदु P की जो बीच की दूरी होगी उसको हम y1 मान लिया, और आपके बिंदु B से और बिंदु जो Q के बीच की दूरी होगी उसको हम क्या मान लेंगे भाई, y2 मान लेंगे, ठीक, क्योंकि भाई इस ऊंचाई और उस ऊंचाई में अंतर है। अब आपसे अगर हम कहे भाई कि आप PQ के बीच की दूरी बताइए तो आप क्या करेंगे भाई, अगर PQ की पहले तो एक चीज और जान लीजिए भाई, जो आपके पेरेडिफर थे उन्होंने एक चीज और कहा था कि जो आपका x डैश है उसको हम सब x अक्ष मानेंगे भाई, यह x अक्ष होगा, और y डैश जो है वो आपका y अक्ष होगा, ठीक। अब अगर भाई हमें इनके और इनके बीच की दूरी मतलब A और B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो हम पहले क्या करेंगे भाई, इसके बीच की दूरी निकालेंगे
और इसके बीच की दूरी निकालेंगे। अगर इनके बीच की दूरी निकालनी है भाई तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले मान में से छोटे वाले मान को घटा देंगे। तो हमें यहां इनके बीच की, मान लीजिए भाई आपको x2 बराबर 5 दे दिया, x1 बराबर 2 दे दिया। अगर 5 में से आप 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा भाई 3, यानी कि बड़े वाले मान में से छोटा वाला मान हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे भाई। तो आप स्वयं सोचिए भाई, ये आपका x2 और ये आपका x1 है, यानी कि अगर हम x2 में से भाई x1 को घटाएंगे तो हमें a से, और मान लीजिए ये आपका बिंदु M है, तो हमें a से M के बीच की दूरी या P से Q के बीच की दूरी मिल जाएगी। यानी कि जो आपका AM है वो आपके PQ के क्या हो गया भाई, बराबर हो गया। और ये दोनों लोग किसके बराबर है भाई, ये x2 माइनस x1 के बराबर है। ठीक, अब आप सोचिए भाई, ये आपका मान लीजिए y2 बराबर आपको दे दिया 7 और y1 बराबर आपको दे दिया 4। अगर हमको भाई b से m के बीच की दूरी निकालनी है तो हम अगर b से m के बीच की दूरी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, पहले BQ या QB में से हम किसको घटा देंगे भाई, QM को घटा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा QM। अब देखिए भाई, इसका मान कितना दे दिया है, 7 दे दिया है, और इसका मान कितना दिया है, 4 दे दिया, तो आपको कितना मिल गया 3। यानी कि अगर हमें BM की बीच की दूरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे भाई, बड़े वाले मान में से छोटे वाले मान को घटा देंगे। तो बड़ा वाला हमारा मान है क्या भाई, QB, क्या है भाई y2 है, तो हम यहाँ पे लिख लिए y2। उसके बाद में AP क्या भाई y1 है, तो ये हमारा हो गया y1। अब आप देखिए भाई, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर ये आपका समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे भाई, कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के उपफल की क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पे मान ले भाई, ये हमारा जो कर्ण है वो AB है, ठीक, कर्ण जो हमारा वो AB है। कर्ण, अब देखिए 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो गई, तो यहाँ पे आपका थीटा हो जाएगा, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। यानी कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो आपके लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग बराबर होता भाई। तो लंब है कितना, तो लंब आपका MB है, और प्लस क्या भाई, आधार क्या है, तो आपका AM है, तो ये आपका हो गया AM का वर्ग। ठीक, अब इसका अगर हम सब भाई वर्गमूल ले लें, इसका क्या कर लिया जाए, वर्गमूल ले लिया जाए, तो यहां देखिए भाई AM बराबर, सॉरी भाई AB बराबर आपको मिल जाएगा अंडर रूट MB का वर्ग। तो MB का मान है कितना भाई, या BM का मान जो भी कुछ हो, या देखिए भाई ये आपको, तो पहले हम x अक्ष को लिखेंगे फिर y अक्ष को। तो यहाँ देखिए भाई, यानी कि आधार का वर्ग आगे कर देंगे और लंब का वर्ग पीछे कर देंगे। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा भाई वो, मान लीजिए इसी को अगर हम रखेंगे तब भी हमारा आंसर वही आएगा, किसी को भी आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका AM का मान है कितना भाई, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए भाई इसके बाद में BM का वर्ग है, तो BM आपका है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हो गया भाई। अब यहाँ पे देखिए हम इन दोनों के बीच की क्या निकालें, दूरी। तो दूरी के लिए हम सब किसका प्रयोग करेंगे भाई, D का। तो अब यहाँ पे लिखेंगे AB के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी कि इसको अगर हम d से दिखा दें तो दूरी के लिए डिस्टेंस, यानी कि d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका भाई एक सूत्र हो गया।
यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का ये सूत्र हो गया भाई। अब आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ कहीं भी आपको ऐसे मिलेगा। एक चीज और भाई इसमें रहता है, x2 ग्रेटर देन x1 में ये लगाएंगे, और जब x1 ग्रेटर देन x2 होगा तो आप इसी के क्रम को पलट दीजिएगा, तब आपका हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका हो गया भाई सूत्र, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए भाई, तो अब आपको दूसरे में देखिए भाई, मूल बिंदु से आपको जब ज्ञात करना होगा, तो अगर हमारा ये मूल बिंदु से हो जाएगा तो अब हमारा यहां से मान लीजिए कोई एक अलग हमने बिंदु ले लिया भाई, तो जब अलग बिंदु लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ले लिए, तो यहां से ये जाएगी और यहां से ये, तो यहाँ पे जो x1 होगा वो भी 0 होगा और y1 होगा वो भी क्या हो जाएगा भाई 0। तो अब आपके पास बचेगा क्या, x2 और y2, यानी कि जब आपको मूल बिंदु से ज्ञात करनी होगी दूरी, तो d बराबर आप क्या कर लीजिएगा भाई, पहले भुजा का वर्ग और प्लस कोटि का वर्ग। ठीक, ये आपके लिए एक सूत्र हो गया भाई ये। ठीक, यानी कि यहां पे आपका हो जाएगा d बराबर √0 माइनस x2 का वर्ग प्लस 0 माइनस y2 का वर्ग, यानी कि आपको मिल जाएगा d बराबर √, जब इसका वर्ग करेंगे भाई तो हमें x2 का वर्ग मिल जाएगा और प्लस किसका वर्ग मिल जाएगा भाई y2 का वर्ग। ठीक, यानी कि जब आपको मूल बिंदु से बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी तो जो जिस बिंदु का ज्ञात करना होगा, जैसे मान लीजिए हमें a का ज्ञात करना होगा, तो a में जो x2 होगा उसके मान का आप वर्ग कर लीजिएगा, जैसे जो आपका भुज हो गया, और जो आपका y2 हो गया यानी कि जो आपका कोटि है, इन दोनों के जब आप वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पे आपको इस मूल बिंदु से और इनके बीच की दूरी मिल जाएगी, अर्थात d बराबर x2 का वर्ग धन y2 का वर्ग। ठीक, तो ये आपके दोनों सूत्र हो गए भाई। अब कल से आपको हम इस पे सवाल हल करना चालू करेंगे। चलिए।